ये कहानी एक 18 साल की लड़की कनिका की है। कनिका काफ़ी मोटी थी। उसका वजन 1 क्विंटल था। इस वजह से उसका ना कोई दोस्त था, ना कोई उसे अच्छे से बात करता था। बचपन से ही कनिका गुलमोलू थी। सब उसे 1 क्विंटल की हो गई ऐसा कह के उसका मजाक बनाते थे। लेकिन कनिका को बचपन से ही इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन कनिका के मोटापे के पीछे की खूबसूरती कोई नहीं देखता था। कनिका काफ़ी सुंदर थी। उसकी हरी हरी आंखें, उसका गोरा रंग, उसके लंबे लंबे बाल, उसका मासूम चेहरा, वो काफ़ी सुंदर थी। लेकिन उसके मोटापे की वजह से उसकी मासूमियत किसी को दिखाई नहीं देती थी। उसके मोटापे की वजह से वो अक्सर बीमार रहती थी। शादी के बाद काफ़ी वीकनेस और थकावट महसूस होने की वजह से वो अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो पता चला कि कनिका प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर कनिका को और उसके पापा को शॉक हो गया। शादी के दूसरे दिन ही कनिका 4 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। कनिका और उसके पापा घर आ गए। लेकिन रास्ते में कनिका के पापा ने उससे कोई बात नहीं की। कनिका काफ़ी डर गई थी और उसने अपने पापा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसके पापा ने कनिका से कहा, यह सब क्या है? किसका बच्चा तुम्हारे पेट में है? मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक होगा। इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी कर दी थी। उन लोगों ने हमारे ऊपर कितना सारा उपकार किया था, हमारा सारा कर्जा चुका दिया था। सोचा था अब हमारे ज़िंदगी में सारी मुसीबत ख़त्म हो गई। लेकिन तुम शादी के दूसरे दिन ही एक नई मुसीबत लेके आ गई हो। शादी होने के बाद तुरंत तुम्हारा पति पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। उन लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? तुम्हारी वजह से अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तुम्हारी छोटी बहन की शादी कैसे होगी? सौतेली है तो क्या हुआ, लेकिन वो तुम्हारी बहन ही है ना। मुझे नहीं पता पापा, ये सब कैसे हो गया। मेरा कभी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं जानती। उसके पापा कहते हैं, पागलों जैसी बात मत करो। तुम्हें कैसे नहीं पता होगा ये बच्चा किसका है? अब बस भी करो और चले जाओ अपने कमरे में। ऐसा कह के पापा वहाँ से चले गए। बिन माँ की बच्ची कमरे में अकेले बैठकर रोने लगी। ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ जब मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। उसके पापा ने 5 महीने पहले और आज तक का पूरा सीसीटीवी चेक किया। लेकिन 5 महीने से कनिका घर के बाहर नहीं गई थी और ना ही कोई कनिका से मिलने आया था। तो फिर कनिका कैसे प्रेग्नेंट हो गई? लगता है कि ज़रूर कोई बात है, लेकिन क्या है वो भी नहीं समझ पा रहे थे। बात उसके ससुराल वालों को तो पता चली और तब से कनिका अपने पापा के घर रहने लगी। देखते देखते 4 महीने पूरे हो गए। अब उसका काफ़ी पेट दिखने लगा। एक दिन कनिका बगीचे में पानी डाल रही थी और उस बच्चे को अपनाने लगी। उस बच्चे की हलचल महसूस होने लगी। एक माँ की तरह सोचने लगी थी। वो अपने बच्चे से बात करती थी। पेड़ को पानी डालते डालते वो अपने बच्चे से बात कर रही थी। उसी वक्त गेट की तरफ एक बाइक की आवाज़ आती है और वो आवाज़ काफ़ी डेंजर थी। उस आवाज़ से वो काफ़ी डर गई और तुरंत अपने पेट पर हाथ रखा। ऐसे लग रहा था कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़का बाइक से उतरकर उसकी तरफ आ रहा था। आंखों में ब्लू कलर का चश्मा था, वाइट कलर की टी शर्ट, ब्लू कलर की जीन्स। वो लड़का धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसे देखकर कनिका डर रही थी क्योंकि वो लड़का उसका पति निखिल था। वो विदेश से आया था। जैसे जैसे निखिल कनिका के पास आने लगा वैसे कनिका डरने लगी और वो डर के पीछे जा रही थी। उसके पापा भी उस वक्त घर पे नहीं थे। वो अपने पापा को फ़ोन लगा रही थी लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। निखिल उसके पास आ रहा था और उसे पास आता देख कनिका बहुत डर गई। क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त उसके पापा दौड़कर उसके पास आकर खड़े हो गए।
और कहा, निखिल बेटा, तुम कब आए विदेश से? लेकिन निखिल की नज़र कनिका के बड़े हुए पेट पर थी। उसके पेट को गुस्से में देख रहा था और पापा से कहा, क्यों, नहीं आना चाहिए था? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम यूँ अचानक आ गए हो ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। फिर निखिल ने कहा, आपकी मोटी लड़की से मुझे शादी भी नहीं करनी थी, लेकिन मेरे दादाजी की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी, मेरे मर्जी के खिलाफ। मुझे कोई शौक नहीं था इस मोटी से शादी करने का। मैं तो क्या, आपकी बेटी से कोई भी शादी नहीं करता। इस मोटी से कौन शादी करेगा? और उस पर बच्चेलन भी है, ना जाने किसका पाप अपने पेट में लेके घूम रही है, गंदे नाले के कीड़े। ये बात सुनकर कनिका को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं ये शादी तोड़ती हूँ। तुम भी तो कितने बदतमीज हो, बात करने की तमीज तक नहीं है तुम्हें। पैसा है तो क्या, पैसे का रोक जमाओगे? उस पर कनिका के पापा ने कनिका को, तुम चुप बैठो, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, ऐसा कह के कनिका को चुप बैठाया। कनिका के पापा निखिल से कहा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, वो अभी बच्ची है, वो समझ नहीं पाएगी, मैं उसे समझाता हूँ। निखिल ने कहा, पता नहीं मेरे दादाजी को क्या हुआ था, पहले से ही इस मोटी को मेरे माथे बांध लिया और अब कहने लगे कि उसके बच्चे को अपना नाम दे दूँ। पागल हो गए मेरे दादाजी, इस गंदगी को मैं अपना नाम कभी नहीं दूंगा। नाम देना तो दूर, मैं इस रिश्ते को तोड़ देता हूँ। उस वक्त कनिका के पेट में जोर से दर्द होने लगा और पापा तुरंत कनिका के पास आ गए और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन वह बदतमीज लड़का निखिल बस देख ही रहा था। कनिका के पेट में काफ़ी ज़ोर से दर्द होने लगा, वो गिरने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसे ऐसी आवाज़ आई कि संभाल के। फिर 6 साल बाद उसे वही आवाज़ आ गई, माँ संभाल के, एयरपोर्ट आ गया है। और उसने आंखें खोली तो सामने उसकी 6 साल की लड़की रिया थी। रिया कनिका से कहने लगी, माँ हम किससे मिलने जा रहे हैं, पापा से मिलने क्या? यह बात सुनकर कनिका ने रिया से कहा, तुम्हारे कोई पापा नहीं है तो क्या हम मेरे भाई से मिलने जा रहे? उसकी ये बात सुनकर कनिका 6 साल पीछे चली गई। दरअसल कनिका को जुड़वा बच्चे हो गए थे जिसको उसके पापा मार देना चाहते थे। कनिका के पापा बच्चे पैदा होने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके पैदा होते ही वो उन्हें मार देना चाहते थे, लेकिन ये बात कनिका को पता नहीं थी। हॉस्पिटल में जब कनिका ने बच्चों को जन्म दिया तब उसके पापा उन्हें मारने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन जब कनिका को पता चला तब कनिका सिर्फ अपनी बच्ची को बचा पाई और वो अपनी बच्ची को लेकर भाग गई और वो अपने दूसरे बच्चे को नहीं बचा सकी। कनिका अपनी बेटी को लेकर कनाडा चली गई थी अपने मौसी के पास और 6 साल बाद अपनी बेटी रिया को लेकर वो इंडिया आई। कनिका और रिया फ्लाइट से आ रहे थे, तब सबकी नज़र कनिका पर थी। सब कनिका को देखने लगे क्योंकि कनिका काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज तक इतनी खूबसूरत लड़की किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि कनिका पहले की तरह मोटी नहीं थी बल्कि अब काफ़ी पतली हो गई थी। लाल साड़ी में ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई परी हो। उसकी पतली कमर, उसका गोरा रंग, चेहरे की मासूमियत, लंबे बाल, पूरे एयरपोर्ट में इतना सुंदर कोई नहीं था। सब आते जाते उसे ही देख रहे थे और उसके साथ रिया हाथों में स्मार्टफोन, कानों में हेडफोन लगाकर गेम खेल रही थी और वो दोनों एयरपोर्ट के बाहर आ रहे थे। उसी वक्त कनिका के पापा का फ़ोन आया और कनिका बात करने लगी। पापा ने कहा कि सीधा घर आ जाना, तुम्हें 2 पेपर पर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर पे और दूसरा। कह के वो चुप हो गए और कहने लगे, सब तुम्हें घर आने के बाद बताऊंगा। और कहा, निखिल तुम्हें लेने आ रहा है तो तुम उसी के साथ घर आना। ऐसा कह के पापा ने फ़ोन रख दिया। दरअसल
कनिका इंडिया इसी वजह से आई थी कि उसका और निखिल का डिवोर्स होने वाला था। उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने थे। निखिल के दादाजी डिवोर्स नहीं चाहते थे, लेकिन निखिल के जिद के सामने उन्होंने हार मानी थी। और इसी वजह से निखिल उसे लेने एयरपोर्ट आता है। वो भी काफी बदल चुका था, पहले से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा था। सूट बूट पहन के, अच्छी बॉडी, आंखों में गॉगल। पहले वो स्टूडेंट था, लेकिन अब वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। लेकिन उसकी सोच बिल्कुल नहीं बदली थी। वो अपने ड्राइवर से कहने लगा, फाइनली उस मोटी से अब मुझे छुटकारा मिलेगा। उसके हाथ में कनिका देवधर नाम का बोर्ड था, जो वो लेके एयरपोर्ट पे खड़ा था। उसने ड्राइवर से कहा, मुझे उस मोटी को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक काम करो, ये बोर्ड लेके तुम खड़े हो जाओ। उस पर लिखा नाम देखकर वो खुद तुम्हारे पास आएगी। ऐसा कह के वो मुड़ने ही वाला था, तभी एक खूबसूरत लड़के आते हुए वो देख लेता है और कहता है, ये क्या, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और वो तुरंत उस लड़के के पास चला जाता है और उससे कहता है, ए ब्यूटीफुल, मैंने इतनी खूबसूरत लड़के आज तक नहीं देखी। तुम कौन हो? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कनिका थी। लेकिन कनिका को निखिल को देखकर वो काफी गुस्सा हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसे उसी वक्त जोरदार थप्पड़ मारने का मन किया, लेकिन पीछे मुड़कर वो अपनी बेटी रिया को देखकर चुप हो गई, क्योंकि अपनी बेटी के सामने वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। बस उसे गुस्से में देखती रह गई, लेकिन निखिल उसे पहचान नहीं पाया। कनिका गुस्से में वहां से चली गई और टैक्सी को आवाज देने लगी, लेकिन निखिल उसके पीछे आया और कहा, टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है? मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रिया को देखकर कहा, क्या ये आपकी छोटी बहन है? चलो आपको छोड़ देता हूँ। दरअसल मैं यहाँ एक मोटी लड़की को लेने आया था, लेकिन वो नहीं आई। उसी वक्त निखिल को कनिका के पापा का फोन आता है और वो कहते हैं, क्या तुम्हें कनिका मिली? उस पर निखिल कहता है, आपकी बेटी इतनी मोटी है, आ गई तो दिख जाएगी। अब तो वो दुप्पट मोटी हो गई होगी। ऐसा कह के वो फोन रख देता है और कहता है कि आप जिस फ्लाइट से आई हो, कि आप वहाँ किसी मोटी लड़की को देखी है? फ्लाइट वालों ने भी उसे नहीं लिया होगा। अगर वो बैठती तो फ्लाइट कैसे उड़ती? ऐसा कह के वो मुस्कुराने लगा। लेकिन कनिका उसे गुस्से में देख रही थी और गुस्से से टैक्सी को आवाज दी, टैक्सी टैक्सी। और उसी वक्त टैक्सी आके उसके सामने खड़ी हो गई। कनिका रिया को लेकर टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी निकलने ही वाली थी, तब उसने कहा, ए सुंदरी, आपका नाम तो बता के जाओ। तब कनिका ने कहा, कनिका देवधर। नाम सुनकर निखिल चौंक गया। उसी वक्त उसका ड्राइवर बोर्ड लेके आया जिस पे लिखा था कनिका देवधर। निखिल को लगा कि उसने उस बोर्ड का नाम पढ़कर ही कहा, हाँ वही लड़की आने वाली थी। निखिल ने कहा और कनिका टैक्सी वाले से कहा, चलो दादा चलते हैं। टैक्सी निकल गई। निखिल देखता ही रह गया। निखिल उसी वक्त अपने ड्राइवर से कहा, जा उस गाड़ी का पीछा करो और देखो गाड़ी कहाँ पे रुकी है, फिर मुझे तुम फोन करना। कनिका की टैक्सी मनाली के सबसे बड़े ओबेरॉय होटल के सामने जाके रुक गई। होटल काफी बड़ा था, 10 माले का था और काफी आलीशान था। उस होटल में रहना कोई आम लोगों की बात नहीं थी। कनिका उस होटल के सामने उतर गई और होटल के मैनेजर वहां खड़े होकर कनिका का इंतजार कर रहे थे। कनिका को देखकर कहा, चलो मैडम अंदर चले। और एक होटल बॉय से कहा, मैडम का सारा सामान लेके आओ। होटल मैनेजर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि कनिका आने वाली है। कनिका को सबसे ऊपर वाला कमरा दिया गया, जहाँ 2 कमरे थे, वो काफी बड़े थे। वहाँ उस होटल के मालिक ही रुक सकते थे, क्योंकि वो कमरा किसी आम आदमी को नहीं दिया जा सकता था और उसके बजट में भी नहीं था। वो काफी एक्सपेंसिव था। ऊपर इतनी असीम शांति थी, वहाँ कोई नहीं था। 2 ही कमरे थे।
एक रूम उस होटल के मालिक जिसका नाम रोहित ओबेरॉय था और दूसरा दिया गया था कनिका दोदर। होटल बॉय ने कनिका को कमरा दिखाया और कमरे की चाबी दे दी। कनिका और रिया दोनों कमरे में चले गए और दरवाज़ा लॉक किया। बहुत बड़ा आलीशान रूम था और काफ़ी सुंदर था। उस रूम के बालकनी से पूरी मनाली दिख रही थी। रिया दिन भर प्रवास करके थक गई थी और वो सो गई। कनिका फ्रेश हो गई। उसी वक्त उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया। कनिका फ़ोन उठाने, लेकिन वो बाहर आकर बात करने लगी ताकि रिया की नींद ना खुले। कनिका बात करने लगी। तब उसके असिस्टेंट ने कहा कि बहुत बड़े बिजनेसमैन रोहित ओबेरॉय के दादाजी का दिल का ऑपरेशन करना है और आपके हाथों ही करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं क्या? रोहित ओबेरॉय अभी मनाली में ही है, तो मैं वहाँ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ। वो आपसे बात करना चाहते हैं। दरअसल कनिका आप एक बहुत बड़ी कनाडा की हार्ट सर्जन थी। उसने असिस्टेंट से कहा, नहीं अभी मैं लीव पर हूँ और ऐसे भी उन बड़े लोगों को अर्जेंट ही चाहिए होता है। वैसे वो कनिका के असिस्टेंट कम और उसकी दोस्त ज़्यादा थी। इतने बड़े बिजनेसमैन से आपकी मुलाकात होगी और वैसे भी वो काफ़ी हैंडसम भी है। उनसे मिलने के लिए लड़कियां लाइन में खड़ी होती है और वो खुद आपसे मिलना चाहते हैं। कनिका मुस्कुराई, तुम भी ना कुछ भी कहती हो। असिस्टेंट ने कहा, ठीक है, मैं उनकी फ़ोटो आपको भेज देती हूँ। फ़ोटो तो देख लीजिए। क्या आपको प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या? कनिका ने कहा, नहीं, मेरी ज़िंदगी मेरी बेटी रिया है, मुझे इतना ही काफ़ी है। तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसा कह के वो फ़ोन रख देती है और कमरे में जाके देखती है तो रिया गहरी नींद में सो रही थी। कनिका को अब उसके पापा के घर जाना था। कनिका चुपचाप बाहर आई और रूम को लॉक करके वो लिफ्ट के पास आ गई। लिफ्ट का बटन दबाकर वहाँ खड़ी थी। तभी उसके पापा का फ़ोन आता है और कहते हैं, कहाँ हो? कितनी देर हो गई, निखिल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम कहाँ पे हो? जल्दी घर आओ। मैंने तुम्हें सीधा घर आने के लिए कहा था ना, कहाँ चली गई हो तुम? कनिका ने कहा, बस थोड़ी देर में आती हूँ। और कनिका पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे रिया खड़ी थी। कनिका ने रिया से कहा, क्या हुआ बेटा, आप तो सो गए थे ना? जाओ कमरे में जाके सो जाओ, तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट आइसक्रीम लाऊंगी। मैं एक काम के लिए जा रही और जल्दी वापस आऊंगी। ऐसा कह के कनिका रिया को हक करती है और उसके गालों पे किस करती है और कहती, जाके दरवाज़ा बंद करके सो जाओ। ऐसा कह के वो लिफ्ट में चली जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। कनिका सोचने लगी, मैंने तो बाहर से लॉक किया था, फिर रिया बाहर कैसे आ गई? सोचते सोचते वो लिफ्ट के बाहर आ जाती है। होटल के बाहर गई और टैक्सी को बुलाया। टैक्सी आ गई और कनिका टैक्सी में बैठकर चली गई। रिया लिफ्ट के पास ही थी। वहाँ एक लड़का सूट बूट में लिफ्ट के पास आता और कहता, करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कमरे में ना देखकर मैं घबरा गया, चलो कमरे में जाते हैं। ऐसा कह के वो उस बच्चे को लेकर चली जाती। दरअसल कनिका जिस बच्चे को गले लगी वो रिया नहीं बल्कि करण था, जो हूबहू रिया की तरह दिखता था। वो रोहित ओबेरॉय का बेटा था। कनिका के कमरे के सामने ही उनका कमरा था। रोहित के दादाजी उस बच्चों को ले आए थे। बचपन से ही रोहित उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। रोहित के लिए वो बच्चा ही सब कुछ था। रोहित की जान थी। करण हमेशा गुमसुम रहता था। वो रोहित के अलावा किसी से बात नहीं करता था, किसी को अपने पास आने नहीं देता था सिवाय रोहित के। रोहित ने कहा कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं जाके आता हूँ। ऐसा कह के वो अपने बॉडीगार्ड से करण का ख्याल रखने के लिए कहा। करण सो गया, लेकिन करण नींद में मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए ऐसे कहने लगा। उसे पसीना आ गया और अचानक उसको बुखार भी आ गया। तुरंत रोहित का बॉडीगार्ड उसे कॉल किया और कहा, सर वापस आ जाइए, करण की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर रोहित सारे काम छोड़कर तुरंत होटल वापस आता है और कहने लगता है, करण अभी तो ठीक था, क्या हुआ है उसे? करण नींद में कह रहा था, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए,
यह बात सुनकर रोहित को आश्चर्य होता है, क्योंकि करण ने आज तक कभी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाई थी। कारण वो अक्सर बीमार रहता था, इसी वजह से उसे कभी आइसक्रीम नहीं दिया गया था। फिर वो अचानक चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगा ऐसे क्यों कहने लगा, जबकि उसने आज तक कभी उसकी टेस्ट भी नहीं किया। यह बात सुनकर रोहित कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक करण को क्या हो गया है। रोहित तुरंत होटल के सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहता है। लिफ्ट के पास कौन था, उसके बाद ही करण की तबीयत बिगड़ गई। वह आइसक्रीम मांगने लगा। करण से कौन मिलने आया था, यह रोहित सीसीटीवी में देखा। एक लड़की करण से बात कर रही थी। उसने करण को हग भी किया, गालों पे किस भी किया। तभी करण ने कुछ नहीं कहा, उस लड़की को अपने पास आने दिया। वो लड़की कौन थी ये जानना चाहता था। रोहित ने सबसे कहा, मुझे वह लड़की चाहिए जो करण से बात कर रही थी। होटल में कहाँ रहती है। और उसने होटल में सबको बता दिया कि उस लड़की का पता मुझे मिलना चाहिए। उधर कनिका पूरे से 6 साल बाद अपने घर जा रही थी। जाकर उसने देखा कि इन 6 सालों में कनिका का घर पूरी तरह से बदल गया। एक छोटा सा घर था, अब मकान बन गया था। लेकिन कनिका जैसे घर के अंदर जा रही थी और उसने देखा कि वहाँ एक पार्टी चल रही थी। बहुत सारे लड़के लड़की गाने पे डांस कर रहे थे। कनिका ने देखा कि एक बड़े बैनर पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे मयूरी, कनिका की सौतेली बहन जिसका आज बर्थडे था। जैसे ही घर के अंदर जाने वाली थी, उसी वक्त एक लड़की को किसी ने धक्का दिया और वो नीचे गिर गई थी। कनिका ने उसे उठाया। कनिका की बुआ की बेटी साइली थी। दरअसल साइली को कनिका की सौतेली बहन मयूरी ने धक्का दिया था। मयूरी अपने सारे दोस्तों से कह रही थी कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और वो कनिका के बारे में भला बुरा कह रही थी, जो साइली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब साइली ने कहा था कि तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत मेरी कनिका दीदी है। और उस पर मयूरी ने कहा कि वो मोटी कहाँ खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं ही हूँ। ये सारी बातें कनिका ने सुन ली थी। दरअसल कनिका की बुआ की बेटी थी साइली। कनिका के माँ के जाने के बाद कनिका की बुआ और उसकी बहन ही कनिका से प्यार करते थे। साइली हमेशा कनिका की साइड लेती थी। उसे अच्छा नहीं लगता कि अगर उसकी बहन का कोई मजाक उड़ाए। उस पार्टी में मयूरी और उसके दोस्तों ने कनिका का मजाक उड़ा रहे थे। ये बात साइली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस वजह से साइली कहती है कि मेरी कनिका दीदी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, बस थोड़ी मोटी है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी दीदी ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसी वजह से गुस्से में कनिका की सौतेली बहन मयूरी ने उसे धक्का देती है और वो नीचे गिर जाती है। सबसे चैलेंज करती है, चलो ठीक है, आज तुम्हारी वो मोटी बहन आने वाली है, देखते हैं कौन ज़्यादा सुंदर है। हम वोटिंग करते हैं, देखते हैं कितने वोट मिलते हैं तुम्हें, मैं भी देखती हूँ। सारे दोस्त मयूरी के साथ खड़े हो गए और साइली अकेली ही थी, क्योंकि सबको पता था कि कनिका मोटी है, तो इसलिए सब कुछ मयूरी के साइड हो गए और साइली अकेली पड़ गई। शर्त के अनुसार मयूरी ने साइली से कहा, अब तुम शर्त हार गई हो तो अब जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। तब मयूरी साइली की फोटो जलाकर एक जूस में मिला देती है और वो जूस साइली को पिलाने की ज़बरदस्ती करती है। उसी वक्त उसका हाथ कोई रोक लेता है। सब उसे पूछते हैं, कौन हो तुम? किसी ने उसको पहचाना नहीं। साइली देखती है और उसकी आंखों में देखते ही वो पहचान जाती है, कनिका दीदी। हाँ, मैं कनिका ही हूँ। यह बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। मयूरी को लगा क्योंकि ये मोटी लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। सब कहने लगे, वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। और इस वक्त कनिका के पापा और उसकी सौतेली माँ आते हैं। मयूरी घर के पीछे जहाँ खाने की तैयारी हो रही थी, वहाँ सब अपने दोस्तों को ले जाती है और सबसे कहती है, आप पार्टी का एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। कनिका के पापा कनिका को पूछते हैं, अच्छा
तुम आ गई हो, मेरे साथ अंदर कमरे में चलो। सब कमरे में चले जाते हैं। कनिका के पापा कनिका के हाथों में 2 कागज देते हैं। एक होता है डाइवोर्स पेपर, दूसरा होता है कनिका की माँ की कंपनी का पेपर जो अब कनिका के नाम पे था। उसके पापा कहते हैं कि तुम अपनी कंपनी मयूरी के नाम कर दो, इसी क्या तुम अपनी बहन को शादी का तोहफा नहीं दोगी? कनिका अपने पापा से कहती है, एक बार भी अपने मुझे नहीं कहा कि कैसे हो, सीधा कागज हाथों में रख दिया। डाइवोर्स पेपर तो मैं साइन करूंगी, लेकिन मेरी माँ की कंपनी के पेपर पर मैं साइन नहीं करूंगी। उसके पापा कहते हैं, क्या तुम अपनी छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? सबको ऐसे लगा कि कनिका पहले की तरह भूली है, वह हमारे कहने पर इन कागजों पर साइन करेगी, लेकिन कनिका पहले की तरह नहीं थी, वो बदल चुकी थी। उसकी सोच भी बदल गई थी। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ मेरी माँ की यह कंपनी है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। आपने तो कभी मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं माना, हमेशा आप लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। क्यों पापा, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। आप मेरे लिए क्या किया आज तक? आपको सिर्फ आपकी छोटी बेटी की पड़ी है, इस बीवी की पड़ी है। मेरे पास मेरी माँ की आखिरी निशानी है ये कंपनी। आप ये भी उन लोगों को देना चाहते हैं? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। खैर जाने दो, मैं इनकी उम्मीद भी नहीं करती। उसके पापा कहते, ऐसी बात नहीं है, मयूरी की शादी निखिल के साथ हो रही है और निखिल के दादाजी की यह शर्त है कि तुम्हारे नाम पे जो कंपनी है वो मयूरी के नाम पे कर दी जाए, तभी वो इन दोनों की शादी करेंगे, इसीलिए तो तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है। ये बात सुनकर कनिका को बुरा लगता है। वो अपनी बहन से कहती है, निखिल अच्छा लड़का नहीं है। तब उसके पापा कहते हैं, ये सब जाने दो, तुम इतना बताओ कि तुम साइन कर रही हो या नहीं। कनिका साफ साफ मना कर देती है। उसी वक्त बाहर से किसी की आवाज आती है। वो निखिल था। वो कहता है, मैंने आपकी बेटी को कितना ढूंढा, कितना इंतजार किया, लेकिन वो नहीं मिली, न जाने कहाँ चली गई। बस मेरा टाइम वेस्ट हो गया। उसकी ये बातें सुनकर मयूरी डर गई और दौड़ के उसके पास चली गई। उसे अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि मयूरी जानती है कि निखिल की हरकतें कैसी है। वो अगर कनिका को देख लेता तो वो इस शादी को मना करता, इसलिए मयूरी उसे अपने दोस्तों के पास ले जाती है, जहाँ पार्टी हो रही थी, खाना हो रहा था, म्यूजिक डांस, वहाँ ले जाती है और कहती है, जाने दो, तुम टेंशन मत लो और एंजॉय करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ऐसा कह के वो घर के अंदर आती है। कनिका अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करती है और वापस होटल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वहाँ रिया अकेली थी। जैसे ही वह होटल में जाती है तब होटल का मालिक यानी कि रोहित ओबेरॉय उसे रोक लेता है और मन में कहता है, कितनी खूबसूरत लड़की है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जो करण से मिलके गई थी, तो उसे वो पूछता है, तुम जाने से पहले मेरे बेटे से मिलके गई थी, तुमने उससे ऐसी क्या बात की जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई? कनिका ने कहा, मैंने किसी को नहीं मिला, आप यूं ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जो आप कह रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप यह दोबारा ऐसा मत करना, सिर्फ मैं वार्निंग देके आपको छोड़ देता हूँ। ऐसा कह के वो चला जाता है। कनिका भी लिफ्ट के अंदर जाती है। इस लिफ्ट में रोहित का छोटा भाई भी था और वो कहता है, मैं जानता हूँ आप भाई को फंसाने की कोशिश कर रही हो। आप जैसी लड़कियाँ अमीर लड़के को देखकर उसे फंसाना चाहती है, इसलिए तुमने उसके बेटे का सहारा लिया। लेकिन तुम कितनी भी कोशिश करो, भाई फंसने वाला नहीं है। तुम जैसी कई सारी लड़कियां ये ट्राई कर चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। कनिका पहले से ही काफ़ी परेशान थी और ऊपर से ये न जाने क्या हो रहा था उसके साथ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे अपनी बेटी के पास जाना था, लेकिन उन लोगों की बकवास सुनकर वह परेशान हो गई। मैंने ऐसा क्या किया जो यह लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे? लेकिन बिना कुछ कहे कनिका अपने कमरे में चली गई और उसने कमरे में जाके देखा तो रिया उठ गई थी। उसने रिया से कहा, सॉरी बेटा, मुझे देर हो गई।
और देखो तो मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाया। रिया ने कहा, थैंक यू मम्मा। बच्चा, जब मैं बाहर जा रही थी तुम बाहर कैसे आ गई हो? मैंने लॉक किया था। तब रिया ने कहा, मम्मा मैं बाहर नहीं आई हूँ, मैं तो अभी उठ गई हूँ। बेटा, आप बाहर आई थी, मैंने आपको हक किया, किस किया और आपको चॉकलेट आइसक्रीम लाने के लिए भी कहा। मम्मा, आप ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच में अभी उठी हूँ। यह बात सुनकर कनिका को आश्चर्य हुआ। यह कैसा हो सकता है? अगर वह रिया नहीं थी तो फिर कौन था? बिल्कुल रिया जैसी ही था। कनिका सोच रही थी, लेकिन ठीक है बोलकर वो फ्रेश होने के लिए अंदर चली गई और कुछ देर बाद वो बाहर आई और वो दोनों खाना खाने के लिए बाहर चले गए। खाना खाने के बाद वो दोनों वापस अपने कमरे में चले गए। कनिका उसके पापा के घर जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। सब उस पार्टी में कनिका का मजाक बना रहे थे और उसके पापा ने एक बार भी उससे ये पूछा नहीं कि कैसी हो। इस बात से कनिका को काफी दुख हुआ। लेकिन निखिल के दादाजी को उसकी माँ की कंपनी में इतना इंटरेस्ट क्यों था, वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी। ऊपर से ये भी बात सब पूछ रहे थे कि वो किसके बच्चे की माँ बन गई थी, जो बात अब तक कनिका को पता ही नहीं चली। 6 साल हो गए थे, लेकिन कनिका इस बात को अभी तक नहीं जानती थी। कनिका की प्रेगनेंसी की सच्चाई जाननी है तो आप पार्ट 2 में ज़रूर देखना।